नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में गुरुवार की सुबह प्री मानसून की बारिश हुई। सुबह सुबह करीब 45 मिनट तक बारिश होने से लोगों को जहां भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं मानसून के आने के संकेत भी मिले। मानसून के आने के पहले आजमगढ़ नगर पालिका ने भी जल जमाव से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर क्षेत्र के सभी नाले और नालियों की सफाई का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की देखरेख में मजदूर साफ सफाई में लगे हुए हैं, वहीं JCB का भी प्रयोग किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ रोहित कुमार ने बताया कि शहर में करीब 80% नाले नालियों की सफाई कर दी गई है। शेष 20% नाले नालियों की सफाई जल्द ही कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सफाई का अभियान विशेष योजना के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें पहले एक JCB का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अब एक और JCB सफाई अभियान में लगाई गई है। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में शहर में संभावित बाढ़ व जल जमाव से निपटने के लिए तैयारी कर ली गई है। बाढ़ पंप स्टेशन पर जो 5 पंप है, उनकी सर्विसिंग कर ली गई है। इसके अलावा नगर पालिका के पास 19 जनरेटर सेट है। साथ ही बड़े जनरेटर सेट के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। उन्होंने नगर वासियों को आश्वस्त किया कि बारिश के मौसम में शहर में जल जमाव की समस्या नहीं होगी। एक योजना रहती है, उसी के तहत नाले की सफाई की जा रही है और लगभग 80% नाले साफ हो चुके हैं और जल्दी ही उसमें एक JCB हमने और बढ़ा दी है। एक JCB पहले से कार्य कर रही थी और अपने लोग हमारे लगे हुए हैं और निरंतर नालों की सफाई की जा रही है। जो आने वाले बाढ़ की स्थिति वाले में होती है, वो पानी जल जमाव स्थिति समाप्त हो जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने जो हमारे 5 पंप बाढ़ पंप स्टेशन है, उसकी हम लोगों ने सर्विसिंग करा दी है और हमारे पास जनरेटर सेट हैं और 19 जनरेटर सेट हैं, तो वो है अलग है। और ये कुछ बड़े जनरेटर सेट के लिए भी हम लोग टेंडर करने जा रहे हैं, जिससे कि बाढ़ से हम लोग प्रभावी ढंग से निपट सकें। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी ड्यूटी पर आए CISF जवान से क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जिले के SP अनुराग आर्य ने जिले में साइबर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत जिले में हो रही साइबर ठगी के मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। आवेदक CISF के जवान हैं, जो चुनाव ड्यूटी के दौरान जनपद आजमगढ़ आए थे। आवेदक को अज्ञात नंबर से कॉल आई, जिस पर फोन करने वाले ने अपने आप को ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का बताते हुए आवेदक से उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का ऑफर दिया। इस पर आवेदक ने साइबर धोखाधड़ी करने वालों द्वारा भेजे गए लिंक को क्लिक कर दिया गया, जिसके बाद आवेदक के मोबाइल में मौजूद सभी एप्लीकेशन आदि को साइबर अपराधियों द्वारा रिमोटली अपने कंट्रोल में ले लिया गया और आवेदक के क्रेडिट कार्ड से ₹89,991 डेबिट कर लिया गया। इस बारे में जिले के SP ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि दूसरा मामला मंगेश प्रजापति थाना अतरौलिया के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल कर 10 लाख कम ब्याज वाले लोन देने का लालच भरा मैसेज आया, जिसके झांसे में आकर आवेदक ने अभियुक्तों द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक कर दिया गया, जिससे आवेदक के मोबाइल का एक्सेस साइबर अपराधियों को मिल गया तथा साइबर अपराधियों ने आवेदक के खाते से सारा पैसा लगभग 1 लाख निकाल लिया गया। ऐसे में जिले की साइबर टीम ने दोनों पीड़ितों का पैसा वापस करा दिया।
आम जनता को नसीहत देते हुए नोडल अधिकारी विवेक त्रिपाठी का कहना है कि किसी भी प्रकार के अनजान लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक न करें। यह साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है। किसी भी प्रकार के लोन के लिए सिर्फ अधिकृत बैंक में ही संपर्क करें। कि आप अवगत हैं, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा साइबर क्राइम के अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जनपद आजमगढ़ में एक साइबर सेल स्थापित है। उसमें जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं ऑनलाइन फोन द्वारा, उस पर तत्काल कार्रवाई करके और जन सामान्य की मदद की जाती है। विगत दिनों में 2 घटनाएं जो आपके संज्ञान में लाई जा रही हैं वो रिपोर्ट की गई थी। इसमें एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का था और एक सस्ता लोन देने के नाम पे फ्रॉड का था। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में एक CISF का जवान यहाँ पर ड्यूटी पे आया था चुनाव में। उसको फ़ोन आया कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है और उसको एक लिंक भेजा गया फ़ोन पे। जवान ने उस लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करते ही उसका फ़ोन अपराधियों के कंट्रोल में आ गया और उसके लगभग 90,000 रुपये उसके अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड अकाउंट से निकाल लिए गए। साइबर सेल को उसकी सूचना मिली और तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पैसे को होल्ड कराया गया और बाद में 2-3 दिन पहले इसको वापस करा दिया गया। ऐसा ही एक व्यक्ति जिसका प्रेस नोट में विवरण अंकित है, उनको फोन आया कि आपको बहुत सस्ते दरों पर लोन मिल जाएगा। 10 लाख रुपए लोन के नाम पे उनको एक लिंक भेजा गया। उस लिंक पर क्लिक करते ही फोन अपराधियों के कब्जे में आ गया और उसके 1 लाख रुपए जो अकाउंट में थे वो निकाल लिए गए। इसमें भी कार्रवाई करते हुए साइबर सेल के कर्मियों ने उस पैसे को वापस कराया और दोनों व्यक्तियों द्वारा साइबर सेल को धन्यवाद दिया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय को धन्यवाद दिया गया है कि उनके पैसे वापस आ गए। गिरफ्तारी हुई है क्योंकि ये उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराने से मना कर दिया गया, पैसा वापस आ जाने का, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपके माध्यम से जन सामान्य से एक अनुरोध है कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें। कोई भी अपराध हो जाए तो अगर उसकी सूचना 3 दिन में पुलिस को, साइबर सेल को, साइबर थाने को अगर दे दी जाती है तो वो पैसा तत्काल होल्ड करके उसको वापस करा दिया जाता है, क्योंकि पैसा पेमेंट गेटवे में रहता है। 3 दिन तक वो लोग पेमेंट नहीं करते हैं, वो पैसा वापस हो जाता है। तो 1930 हेल्पलाइन है। ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो तत्काल इसकी सूचना साइबर थाना आजमगढ़, साइबर सेल आजमगढ़ अथवा 1930 हेल्पलाइन पर देने का कष्ट करें। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपने साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को विकास खंड सठियाम के ग्राम पंचायत पैकोली एवं कस्बा सराय में कराए जा रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत कस्बा सराय में गौ आश्रय स्थल को देखा। उन्होंने गौ आश्रय स्थल पर खाली भूमि को समतलीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर से आय व्यय का अवलोकन किया। उन्होंने प्रभारी पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर निवेदिता को निर्देश दिया कि गौ आश्रय स्थल पर पर्याप्त छाया हेतु शेड, भूसा, चारा एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहनी चाहिए तथा किसी भी दशा में पशुहानि नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने कस्बा सराय में अमृत सरोवर पर मनरेगा द्वारा कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। इसी के साथ ही उन्होंने अमृत सरोवर पर मनरेगा से कराए जा रहे कार्य के बारे में जानकारी लिया तथा मनरेगा मजदूरों का मिलान किया। उन्होंने मजदूरों से काम करने के बारे में पूछताछ करने के साथ साथ इस पर अब तक खर्च धन का ब्यौरा भी जाना। उन्होंने फाइल व फोटो से मिलान कर लोकेशन की जांच किया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत पैकोली विकास खंड सठियाम में अमृत सरोवर की खुदाई व मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहां पर सब कुछ संतोषजनक कार्य पाया गया। जिलाधिकारी ने चारागाह की जमीन से अतिक्रमण हटाने हेतु SDM सदर को निर्देशित किया। इस अवसर पर DC मनरेगा खंड विकास अधिकारी कविता तिवारी, APO निर्भय राय, ADO पंचायत सुनील मिश्रा, राजू सिंह, धनंजय राय, राम सिंह, सतीश सिंह, मनीष सिंह सर्वेश, सुरेंद्र सिंह,
किरण यादव, रवि प्रकाश, कमलेश राजभर, हरिकेश यादव, अनुज सिंह ईश्वर आदि उपस्थित रहे। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने जिला महिला अस्पताल आजमगढ़ का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी प्रत्येक वार्ड का अवलोकन किया। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली दवाओं आदि के बारे में पूछा। जिलाधिकारी ने जिला महिला अस्पताल के CMS को निर्देशित किया कि अस्पताल परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा अस्पताल में सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। किसी भी मरीज को बाहर से दवाएं लिखने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इस अवसर पर CMS जिला महिला अस्पताल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। माह जुलाई में होने वाले वृहद पौधरोपण अभियान को लेकर वन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने जिले की पौधशाला में पौधे तैयार कर लिए हैं। जिले में इस बार 56 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। शासन के निर्देश पर इन पौधों का रोपण होगा। हालांकि जिले की 26 पौधशाला में 85 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इसमें नीम, पाखड़, शीशम, सागौन, बबूल, आम, कटहल, नींबू, करौंदा, अमरूद आदि प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। लक्ष्य के अनुरूप वन विभाग वन रेंज में 16 लाख पौधे रोपित करेगा, जबकि अन्य विभागों की ओर से भी 40 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। अन्य विभागों को पौधे मुहैया कराने की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। वन विभाग की ओर से जमीन में पौधे रोपित किए जाने के लिए गड्ढे खोदने का काम भी पूरा कर लिया गया है। प्रभागीय निदेशक GD मिश्र ने बताया कि विभाग की तरफ से पौधारोपण के लिए वन विभाग की खाली पड़ी जमीन में गड्ढे तैयार हो गए हैं। अन्य विभागों के लिए भी पौधे तैयार कर लिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानों व सामाजिक संस्थाओं से भी पौधे रोपित करने के लिए कहा गया है। सभी नर्सरी का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उनके अनुसार लक्ष्य से अधिक लगभग 85 लाख पौधे नर्सरियों में तैयार किए गए हैं। कोशिश की जाएगी कि 100% प्लांटेशन सफल हो सके। इस वर्ष जनपद में 56 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य है। इन 56 लाख पौधों को में 16 लाख पौधे तो वन विभाग लगाएगा और शेष 40 लाख पौधे 26 अन्य विभाग लगाएंगे। 26 अन्य विभाग में भी अधिकतर जो सबसे बड़ा विभाग है हमारा ग्राम विकास विभाग, उसको 27 लाख पौधे लगाने हैं। तो ग्राम विकास विभाग जो 27 लाख पौधे लगाता है वो सभी विकास खंडों के माध्यम से उन्होंने उसका माइक्रो प्लान बना रखा है और प्रत्येक खंड विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ गांवों में लगभग 100-125 गांव हैं एक ब्लॉक में, तो उन्होंने हर गांव में माइक्रो प्लानिंग कर रखी है। एक सूक्ष्म कार्य योजना बना रखी है कि कितना पौधा लगना है, कहाँ पे लगना है, किस प्रकार लगना है और किस प्रजाति का पौधा लगना है। तो वो उन गाँवों में जो 1,500 से 2,000 के बीच में पौधा प्रत्येक गाँव में लगाएंगे, उसके लिए उन्होंने योजना बना रखी है। और जब भी वृक्षारोपण की डेट निर्धारित होगी तो इन पौधों को हम लोग खंड विकास अधिकारी जिस प्रकार से बताते हैं उस हिसाब से अपने नर्सरियों से हम लोग वो पौधे उनको आवंटित कराते हैं। इसी प्रकार से कृषि विभाग है, कृषि विभाग को लगभग 4.5 लाख पौधे लगाने हैं। तो कृषि विभाग भी पौधा हमारे नर्सरियों से प्राप्त करता है और उनके जो लाभार्थी हैं उनके माध्यम से वो अपने वृक्षारोपण के कार्यक्रम कराता है, वृक्ष पौधे लगवाता है। और कृषि विभाग के पास जो अपनी फार्म हाउसेज हैं, कुछ अपनी ज़मीनें हैं, वहाँ पे भी वो वृक्षारोपण का काम करते हैं। उद्यान विभाग भी करीब 2.5 लाख पौधे लगाता है। तो उद्यान विभाग कुछ अपने पौधे तैयार करते हैं और करीब 60,000 पौधे हमारे विभाग के नर्सरियों से लेंगे और वो भी अपने लाभार्थियों के माध्यम से और सार्वजनिक जगहों पर जहाँ उनके पास स्थान है वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। शिक्षा विभाग को भी इसी प्रकार से लक्ष्य मिला हुआ है, जिसमें लगभग 14,000 पौधे माध्यमिक शिक्षा को, 14,000 पौधे बेसिक शिक्षा को और इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग को भी पौधा लगाने का लक्ष्य है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं वो जिस प्रकार से पौधों को डिमांड करते हैं विभिन्न विद्यालयों में लगवाने के लिए, वो जिस प्रकार से अपनी मांग रखते हैं वो मांग हम लोग
मांग के हिसाब से पौधों को उनके आसपास के नर्सरियों से आवंटित करते हैं और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तरह इन पौधों का वितरण किया जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग भी पौधे लगाता है और जिन विद्यालयों में उनके प्रांगण बने हुए हैं, चार दीवारी बनी हुई है, उन प्रांगण में लगाते हैं या अन्य स्थान जो भी सुरक्षित होता है उन पे उनके बहुत सारे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में लगाते हैं पौधों को। और जहाँ पे वो बताते हैं उनके पास के स्थान की नर्सरी को हम लोग आवंटित कर देते हैं और वहाँ से उनके द्वारा चाहा गया जो पौधा है, जैसा वो पौधा चाहते हैं उस तरह का पौधा हम लोग देते हैं। इसी प्रकार से और भी विभाग हैं, पर्यावरण विभाग है, आवास विकास है, गृह विभाग है। गृह विभाग भी पौधे ले जाता है, वो अपने थाना परिसर में, पुलिस लाइन में और अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। थाना परिसर को भी हरा भरा और सुंदरीकरण का कार्य करते हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पौधे ले जाता है, जो अपने अस्पतालों के परिसर में पौधे लगाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जनपद में हमारी 36 नर्सरियां हैं। लगभग हर ब्लॉक में हमारे पास एक एक नर्सरी है, किसी किसी ब्लॉक में 2 नर्सरियां हैं। हमने 85 लाख पौधे तैयार किए हैं। 85 लाख में से 60 लाख पौधे हमारे इस समय वृक्षारोपण के लायक हैं और स्वस्थ पौधे एकदम तैयार हैं। इन पौधों को हम लोगों ने पूरी तौर पे तैयारी करके वृक्षारोपण के लायक कर लिया है और जो विभाग के अधिकारी हैं उन लोगों को भ्रमण भी करा रहे हैं। अभी एक बहुत जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हमने डीसी मनरेगा के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम किया है। हमारे जनपद में 22 विकासखंड हैं। प्रत्येक विकासखंड में वृक्षारोपण कैसे करें इसकी एक कार्यशाला हम लोगों ने आयोजित किया। 18 तारीख को, 19 तारीख को और आज 20 तारीख को भी किया। तो उसमें खंड विकास अधिकारी, एपीओ और ग्राम प्रधान, कृषक, पंचायत मित्र, रोजगार सहायक, सेक्रेटरी, जिला विकास ग्राम विकास अधिकारी इत्यादि सब लोगों ने भागीदारी किया। और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय वनाधिकारी और अन्य जो वनविद हैं वो लोग जा करके कि पूरा विस्तार से बताए हैं कि पौधे को नर्सरी से हम कैसे उठाएं, सुरक्षित पौधों को ले करके कैसे उनका ढुलान करें, अपने यहाँ पर ले आएँ और छाया में उनको रखें। रखने के बाद उनकी सिंचाई करें। फिर उसके बाद हम जिनको जहाँ पे लगाना है उस कार्य योजना के हिसाब से जो सामुदायिक स्थल पर है अपनी निगरानी में उनको लगाएं। और जिनको बांटना है किसानों को उनको भी सहज करके क्या लगाने का ढंग है, कैसे इसको सुरक्षित करें, इसको बताते हुए हम लोग इस कार्यशाला में सबको एक प्रकार से सेंसिटाइज किया है, जिससे कि पौधा जो हम लोग इतना बढ़िया ढंग से तैयार किए हैं जब जाए गांव में तो ये कहीं से शिकायत ना आए कि पौधा वहाँ रखा रहा, सूख गया या नहीं लगाया गया अच्छे से। तो सभी लोगों ने, सभी ग्राम प्रधानों ने ये सहमति दिया है कि हम लोग अच्छे से इस बार वृक्षारोपण कराएंगे। पिछले साल क्या लक्ष्य रहा आपका? पिछले साल 57 लाख पौधे, 57,93,000 पौधे का लक्ष्य था, जिसमें 18 लाख वन विभाग ने लगाया था और 39,93,000 अन्य विभागों के माध्यम से लगाया गया था। और किस तरह करेंगे कि पौधों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, किस तरह किया जाए? हम जनपद वासियों से यही अपील करना है कि जो हम लोग ये अभी गर्मी देखे हैं, इतनी भयंकर गर्मी की कोई भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे और जो लोग घरों में रहते थे वो भी व्याकुल थे। तो ये तापमान हमको नियंत्रित करने का, जलवायु परिवर्तन का असर नियंत्रित करने का हमारे पास सबसे सस्ता और सरल माध्यम यही है कि हम पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाने के लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं। पेड़ लगाने के साथ साथ हमारा दायित्व है कि उसको बचाएं। हर जनपदवासी का ये कर्तव्य है कि वो जो पेड़ कोई भी विभाग लगा रहा हो उसको बचाने में सहयोग करे, स्वयं एक पेड़ लगाए और उसको बचाने का कोशिश करे। बचाने का तरीका यह है कि जो पेड़ लगाया जाए उसको सुरक्षित करने के लिए, जानवरों की चराई से बचाने के लिए उसकी रुधाई करवा दें, कुछ झाड़ झंकार लगा के, कटीले तार लगा करके या कुछ बाड़ लगा करके उसको बचा लें। और बीच बीच में जब वर्षा हो रही है तब तो ठीक है, वर्षा अगर बीच में अंतराल पड़ जाता है तो 1-2 बार सिंचाई कर दें। उसके बाद पेड़ खुद ही बड़ा हो जाता है। दूसरे तीसरे साल से जब बड़ा हो जाता है, चराई के दायरे से ऊपर हो जाता है, तो उसको फिर बहुत सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती है, फिर वो अपने आप बढ़ता चला जाता है। लेकिन हम लोगों को अपने मन में ये संकल्प कर लेना चाहिए कि जो भी पेड़ है अब उसके पत्ती और टहनी का भी कोई नुकसान न करे, क्योंकि हमारी जीवन की रक्षा के लिए
हमारे प्राणवायु के लिए, तापमान से बचाने के लिए यही एक हमारे पास सुरक्षा कवच और उपाय है। तो हमारी सबसे आपसे आपके माध्यम से अपील है कि सब लोग इस बार वृक्षारोपण करें और करने के साथ साथ पौधों को बचाएं, वृक्षों को बचाएं और पेड़ को कटने से बिल्कुल बचाएं। जहाँ पे बहुत आवश्यक हो वहीं पेड़ काटा जाए, नहीं तो अनावश्यक रूप से पेड़ों को न काटा जाए। कभी खुद पर तो कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। साथियों, कमोबेश यही स्थिति आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के छात्रों और नौजवानों की बनी हुई है कि कभी वो खुद पर रो रहे हैं तो कभी हालात पर रो रहे हैं। आज उनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है कि हमारे छात्रों और नौजवानों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो गया है। साथियों, हमारे देश की या किसी भी देश की जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो उस देश के छात्र और नौजवान होते हैं। लेकिन अगर उन्हीं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, उन्हीं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे, तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि ये सरकार आमादा है कि छात्रों और नौजवानों के भविष्य को बिल्कुल अंधकारमय करके ही मानेगी। आज जिस तरह से हमारे नीट के अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय हुआ है, वो सबको पता है कि इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे एनटीए और तमाम लोग उसके साथ इस अनियमितता में, पेपर लीक करने कराने में शामिल रहे। अभी यूजीसी नेट का परीक्षा इसी पेपर लीक की वजह से निरस्त हुई है। तो ये क्या हो रहा है प्रदेश में और देश में? लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ योगी जी की सरकार बनवाई प्रदेश में, बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी की सरकार बनवाई देश में, लेकिन उनकी उम्मीदों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। और उन छात्रों को और छात्र के अभिभावकों के दिल पर क्या गुजर रही है जब उनका भविष्य खंड खंड हो गया। तो साथियों, माननीय मोदी जी लगातार परीक्षा पर चर्चा करते आए हैं। कम से कम उनको पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि मोदी जी इस पे गंभीर हैं। हालांकि वो जो भी बातें उनके द्वारा की जाती हैं उसके उलट ही उनकी सरकार की स्ट्रेटजी होती है। परीक्षा पे क्या चर्चा कर रहे थे मोदी जी? आज तो देश का युवा और छात्र नौजवान सब पूछ रहा है। तो स्थिति बहुत ही विस्फोटक है और जो हमारे देश के युवाओं का भविष्य है ये अंधकारमय हो गया है और इसका भगवान मालिक है। अरुंधति रॉय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत हुए कार्रवाई को लेकर आजमगढ़ शहर में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा एवं भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दोनों के ऊपर कथित तौर पर देश विरोधी और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। कथित तौर पर दोनों के ऊपर आरोप है कि वर्ष 2010 में 21 अक्टूबर को दिल्ली में हुए आजादी द ओनली वे नामक एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ने इस बात पर जोर देते हुए प्रचार प्रसार किया था कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था। भारत की सरकार ने बलपूर्वक कश्मीर पर कब्जा किया है, जिस पर दिल्ली के एलजीवी सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। अरुंधति रॉय और हुसैन ने कथित तौर पर भड़काऊ और भारत विरोधी भाषण दिए थे। 14 वर्ष बाद इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की गई है। इसी को लेकर गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा व भाकपा माले के नेताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया।
प्रतिवाद मार्च में शामिल संयुक्त किसान मोर्चा व भाकपा माले के नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार के मुताबिक यह दोनों लोग गैर कानूनी गतिविधि चला रहे हैं। जनता के पक्ष में आवाज उठाने एवं लिखने वाले देशद्रोही हैं। जो देश हित में जो बोलेगा लिखेगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मांग की कि लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज तत्काल वापस लिया जाए। आज के संबंध का मूल मामला है कि 2010 में कश्मीर समस्या पर दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, चिंतक, अर्थशास्त्री और मानवाधिकार संगठन के लोग शामिल हुए थे, जिसमें अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन जैसे महान विद्वान भी शामिल थे। इन लोगों ने वहाँ अपना एक वक्तव्य रखा था, जो वक्तव्य पब्लिक डोमिनियन में है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, किताबों में छपे हुए हैं। उसके आधार पर 2014 में 14 साल बाद अब यह सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने का फैसला किया है, 14 साल बाद। और कह यह रहे हैं कि कश्मीर पर दिया हुआ उनका वक्तव्य भारत की एकता के खिलाफ है, अखंडता के खिलाफ है और भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। हम कह रहे हैं कि इस देश में ऐसे लोगों की हजारों तादाद रही है। लाल डेंगा जो भारत से अलग होना चाहते हैं, उनके साथ सरकार ने बात की और नागालैंड में उनकी सरकार बनी, जो अलग देश बनाना चाहते थे। इस देश के संविधान ने आज़ादी दी है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करें। हमारे विचार कोई ज़रूरी नहीं कि आरएसएस और भाजपा से मिलते हों। हमारे विचार कोई ज़रूरी नहीं कि मोदी शाह के अपराधी गिरोह के साथ मिलते हों। हमारे विचार ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत के दमनकारी, भ्रष्ट और यह लोकतंत्र विरोधी सरकार के विचारों से मिलते हों। हमारे अलग विचार हो सकते हैं, हमारी अपनी स्वतंत्रता है सोचने, समझने, बोलने की। और अरुंधति राय ने उसी के तहत अपनी बात रखी थी, जो दुनिया में जाने जाती हैं, दुनिया में लोग उसको समझते हैं और देखते हैं। उस आधार पर यूएपीए लगाना, यह वस्तुतः ये सरकार चोट खाई हुई है, जनता के ओर से चोट खाई, बौखलाई है, उस जहरीले जानवर की तरह हो गई है जो चोट खा के बौखला गई है। और अब बौखला करके, पगला करके भारत के लेखकों को, भारत के बौद्धिकों को, भारत के बड़े चिंतकों को जेल में डालना चाहते हैं, क्योंकि वही लोगों ने लड़ा है। आज विपक्ष चाहे जो भी कहे, नहीं, यह लड़ाई इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों ने लड़ा है, इस देश के नागरिक समाज ने लड़ा है, मानवाधिकार संगठनों के लोगों ने लड़ा है। हम चाहते हैं कि कानून तत्काल वापस हो, तुरंत बिना शर्त वापस हो, यूएपीए को वापस लिया जाए, दोनों मुकदमे वापस किए जाएं। और इसके अलावा यूएपीए में जितने लोग बंद हैं इस देश में, सबको तत्काल छोड़ा जाए, सबको रिहा किया जाए। अब वो समय आ गया है जब इस सरकार को इस सिलसिले में निर्णय लेना चाहिए। 8-8 साल से लोग जेल में हैं, चार्जशीट दाखिल नहीं है और यूएपीए में हैं। मानसून की पहली ही बारिश में बांध दरक गया है। दृश्य आपके सामने है। बांध की मरम्मत में पानी पैसा की तरह बहाने के बावजूद पानी ने ही पोल खोल कर रख दी है। जी हां, रोडवेज क्षेत्र स्थित बंधा रोड पहली ही बारिश में दरक गया है। पहली बारिश में ही बांधों की मरम्मत की पोल खुल गई है। जानलेवा हो चुकी अब यह दरार राहगीरों के लिए खतरे का सबब बन गई है। पहली ही बार में बांध रोड के धंस जाने से लोगों में खौफ व्याप्त हो गया है और जानकार अब रास्ता बदलकर अपने गंतव्य की ओर जाने लगे हैं। राहगीरों का कहना था कि बंधे में आई दरार खतरनाक है। पहली बारिश में दरक चुके इस बंधे से लोगों की जान का खतरा है। प्रशासन को इसे तत्काल दुरुस्त कराने की जरूरत है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। हम बंधे से अभी कचहरी से वापस जा रहे थे तो देखे कि बंधे के किनारे एक बहुत बड़ा गड्ढा जो है हो गया है, जो कि कोई भी गाड़ी उसमें जाएगी तो उसका चालक और गाड़ी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आज सुबह की बारिश की वजह से हुआ है। पहली बारिश है ये इस ज़िले में और पहली ही बारिश में ये बंधा जो है एक बहुत विशाल गड्ढा हो गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बंधे की मरम्मत कराई जाए और आवागमन की सुविधा सुचारू रूप से बाधित न हो, सुचारू रूप से चलती रहे, जिससे चालक और गाड़ी दोनों सुरक्षित रहें।
और कोई बड़ी दुर्घटना न घट सके। कृपाशंकर सिंह एडवोकेट के प्रकरण में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दीवानी बार एसोसिएशन के अधिवक्ता गुरुवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडेय तथा संचालन संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने किया। बैठक में बुधवार को हुई जनपद के सभी अधिवक्ता संगठनों के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। इसी बैठक में देवरिया में जिलाधिकारी तथा वकीलों के मध्य हुए विवाद की कड़ी निंदा की गई तथा देवरिया के अधिवक्ताओं का पूरा समर्थन किया गया। वहीं 1 जुलाई से पुराने आपराधिक कानूनों की जगह लागू हो रहे नए आपराधिक कानूनों के विरोध का भी निर्णय लिया गया। इस संबंध में सभी अधिवक्ता संगठनों से समर्थन लेने की भी बात कही गई। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.